हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 5 जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। वर्ड आर्किटेक्चर का मतलब होता है एक लॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि आप घर बनाते हो तो घर बनाने से पहले आप आर्किटेक्ट को कंसल्ट करते हो और उसे एक बोलते हो कि अपने घर का एक नक्शा बनाए, जिसमें आप उसे बताते हो कि आपको क्या क्या चाहिए। वैसे ही कंप्यूटर की टर्म्स में देखा जाए, अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है जैसे कि 2+3, तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या कौन सी मेमोरी, कौन सा हार्डवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, वो सब इन्वॉल्व होता है आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। ये जो स्क्रीन पर आप एक इमेज देख रहे हो, ये है आपका बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो कि दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट भी दिया था, जो कि आपने एडसेक कंप्यूटर्स में पढ़ा था, स्टोर्ड प्रोग्राम। तो वो सब आता है, तो वो सब दिया था जॉन वॉन न्यूमैन। इसीलिए इस आर्किटेक्चर को न्यूमैन आर्किटेक्चर या स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और हमारा प्रोसेसर यानी कि सीपीयू। अब जो बेसिक आइडिया था इस कंसेप्ट के पीछे वो यही था कि यूज़र अपना डेटा जो है वो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए एंटर कराएगा और मेमोरी उस डेटा को स्टोर करेगी, सीपीयू मेमोरी से डेटा फेच करेगा और फिर हमें जो भी एग्जीक्यूशन होगी वो शो होगी वाया द आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, जिसकी वजह से यूज़र अपना डेटा सिस्टम में इनपुट कराता है। अब ये काम कैसे करते हैं? जैसे कि ये हमारा सिस्टम है और ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। यूज़र क्या करता है? यूज़र अपना डेटा एंटर कराता है इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से सिस्टम में। जो डेटा वो एंटर करता है वो यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। अब इनपुट डिवाइसेस क्या करता है? उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू द मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 ही अंडरस्टैंड करता है। इसीलिए इनपुट डिवाइसेस का मेन काम क्या होता है? यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज, ताकि हमारा सिस्टम अंडरस्टैंड कर सके। इनपुट डिवाइसेस में आ गए हमारे कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन्स। इनपुट डिवाइसेस को हम डिटेल में एक अलग से वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद आ गए हमारे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो हमें रिजल्ट शो करते हैं। जो भी डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो हमें शो होती है वाया दीज आउटपुट डिवाइसेस। अब जैसे कि सिस्टम ने जो भी आपने डेटा एंटर कराया था उस ऑपरेशन परफॉर्म किए, जो भी रिजल्ट होगा सिस्टम क्या करेगा? उसे आउटपुट डिवाइसेस को सेंड करेगा और वो होगा मशीन लैंग्वेज में। तो आउटपुट डिवाइस क्या करेंगे? उस रिजल्ट को कन्वर्ट कर देंगे मशीन लैंग्वेज से यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में और हमें व्यू होंगे वो रिजल्ट्स। आउटपुट डिवाइसेस में आ जाते हैं हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, स्पीकर्स एट्सेट्रा। इसके बाद आ जाती है हमारी मेमोरी। मेमोरी क्या करती है? जो भी हमारे इनपुट डेटा होते हैं और जो भी हमारे आउटपुट रिजल्ट्स होते हैं वो यहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। मेमोरी जो होती है फर्दर दो टाइप्स की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। मेमोरी को और डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मेमोरी के बाद आ जाता है हमारा सीपीयू, दैट इज़ दी
प्रोसेसर और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी ऑपरेशंस और प्रोसेसिंग होती है वो हमारे सीपीयू में परफॉर्म की जाती है। जो हमारा सीपीयू होता है वो 3 मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है, दैट इज डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच यानी कि जो भी डेटा वो पहले मेमोरी से फेच करेगा, उसके बाद उस डेटा पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसे डिकोड करेगा, और एट द जो सीपीयू होता है वो ये ऑपरेशंस परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ 3 कंपोनेंट्स, दैट इज़ द कंट्रोल यूनिट, ALU दैट इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा आ जाता है हमारे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो होती हैं ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर्स। ये मेमोरी जो होती है ये हमारे सीपीयू में ही विद इन द सीपीयू ही होती है। So the components of CPU involve the ALU, arithmetic and logical unit, control unit and the registers. अब हम इन कंपोनेंट्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। ALU जो होता है वो पार्ट ऑफ द CPU होता है जहाँ पर जितने सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस यानी कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, एंड और नॉट ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो ALU जो होता है इट कैरीज आउट ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद इन द इंस्ट्रक्शंस। ALU के बाद आ गए थे हमारे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स बेसिकली हाई स्पीड मेमोरी होती थी जो कि प्रेजेंट होती थी इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि हमारे सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होती थी। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि जब हमारे पास मेमोरी थी, मेन मेमोरी थी, फिर रजिस्टर्स का क्या काम था। अब बेसिकली क्या होता था, सपोज ये हमारी मेमोरी है, ये हमारा सीपीयू है जिसमें हमारा ALU आता था। अब जो स्पीड थी ALU की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की वो बहुत फास्ट थी एज़ कम्पेयर टू इंस्ट्रक्शन फेच करना मेन मेमोरी से। मतलब एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था, जो एग्जीक्यूशन स्पीड थी वो फास्टर थी और इंस्ट्रक्शन फेच करना मेन मेमोरी से वो स्लो था। तो इस मिसमैच को बैलेंस करने के लिए आए थे कंसेप्ट ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या करते थे, रजिस्टर्स एक इंटरमीडिएट सर्व करते थे हमारी मेमोरी और ALU के बीच में। हमारी मेन मेमोरी और ALU के बीच में एक इंटरमीडिएट सर्व करते थे। जो भी डेटा, जो भी ALU ने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी थी वो क्या करते थे, पहले अपनी रजिस्टर्स में उस डेटा को टेम्परेरी स्टोर करते थे, फिर ALU उस डेटा को इजीली फेच कर लेता था क्योंकि इसकी ये CPU में ही प्रेजेंट था, तो इसकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, फेचिंग करने की स्पीड काफ़ी फास्ट थी। तो ALU डायरेक्टली अपने डेटा को रजिस्टर से फेच करता था, उस पर इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता था और फिर जो भी आउटपुट रिजल्ट आते थे उसको वापस से रजिस्टर्स में टेम्परेरी स्टोर कर देता था। दैट CPU is currently working on, उस इंस्ट्रक्शंस को करेंटली होल्ड करके रखता था, और जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते थे प्रोसेसिंग के उसको भी वो टेम्पररी वहाँ पर स्टोर कर सकते थे। दिस वॉज द रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स जो थे वो डिफरेंट टाइप्स के थे। सबसे पहले आ गया हमारा PC, दैट इज़ द
प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक टाइप का वो रजिस्टर था जो पॉइंट करता था एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। किसको पॉइंट करता था? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी थी उसके एड्रेस को पॉइंट करता था। जैसे ये हमारी मेमोरी है, ये हमारा प्रोग्राम काउंटर है। मेमोरी में जैसे ये है लोकेशन 10 और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है एट द लोकेशन 11 पे। अब क्या हो गया, जो हमारे ALU था उसने ये इंस्ट्रक्शन फेच कर ली। अब ये वाली स्पेस क्या हो गई? वेकेंट हो गई। तो जो हमारा PC होता था वो हमेशा पॉइंट करता था नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो अब लाइन में आएगी एग्जीक्यूट होने के लिए। यानी कि जो PC होता था दैट इज़ द प्रोग्राम काउंटर, वो होल्ड करता था एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। उसके बाद आ गया था हमारा दूसरा रजिस्टर दैट इज़ द ACC दैट इज़ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम जो था वो ALU से रिलेटेड था। जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट था, जब वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता था, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो 2+3, ये ऑपरेशन ALU ने फेच किया मेमोरी से, और इस ऑपरेशन को जब परफॉर्म किया ALU ने, जो इसका इंटरमीडिएट रिजल्ट आता था दैट इज़ 5, वो ALU कहाँ पर स्टोर करा देता था? आपके रजिस्टर एक्यूमुलेटर में। इसके बाद आया हमारा तीसरा टाइप का रजिस्टर जो कि था IR दैट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता था वो होल्ड करता था दैट इंस्ट्रक्शन जो कि करेंटली एग्जीक्यूट करनी थी, दैट इज इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन विच इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। उसके बाद आया हमारा एक और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता था वो उस एड्रेस को पॉइंट करता था, उस इंस्ट्रक्शन की एड्रेस को पॉइंट करता था जिसको करेंटली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। यानी कि जिस इंस्ट्रक्शंस को करेंटली एग्जीक्यूट करना होता था उसके एड्रेस को पॉइंट करता था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और प्रोग्राम काउंटर पॉइंट करता था एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को पॉइंट करता था PC। एक टाइप का रजिस्टर और आ गया दैट इज द इनपुट आउटपुट रजिस्टर। जो इनपुट आउटपुट रजिस्टर होते थे वो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करते थे। ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स। फिर आ जाता है हमारा थर्ड कंपोनेंट दैट इज़ द कंट्रोल यूनिट। जो CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है वो इसी यूनिट की वजह से कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है बेसिकली दो टाइप के सिग्नल्स जनरेट करता है। एक होता है टाइमिंग सिग्नल और दूसरा होता है कंट्रोल सिग्नल। अब टाइमिंग सिग्नल में क्या होता है? जैसे हमारा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 4-5 इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब है। तो उस इंस्ट्रक्शन को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है, वो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, जो सीक्वेंस है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का, वो डिसाइड करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। दूसरा सिग्नल जो कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है वो होते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। अब कंट्रोल सिग्नल्स बिल्कुल हमारी ब्रेन की तरह होते हैं। जिस तरह हमारा ब्रेन हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनकी मूवमेंट को, उसी तरह जो कंट्रोल यूनिट होता है वो डिफरेंट टाइप्स के जो भी हमारे ये
इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, मेमोरी है, उनके काम को कंट्रोल करता है। अब इतने सारे रजिस्टर्स होते हैं तो उन सब के काम को कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट और जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी को उसके स्पीड, कॉस्ट और साइज़ के बेसिस पर कैसे अरेंज किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीड के अकॉर्डिंग सबसे फास्टेस्ट स्पीड मेमोरी होती है हमारे रजिस्टर्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी जो होती है वो बेसिकली हमारे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है। हमने पहले भी पढ़ा था सीपीयू को कोई भी इंस्ट्रक्शन जिसको वो प्रोसेस करनी है तो वो फेच करता है मेन मेमोरी से। अब क्या होता है, अगर सीपीयू को सेम टाइप की इंस्ट्रक्शन बार बार मेन मेमोरी से फेच करनी होती है तो उसके लिए जो टाइम लगता है मेन मेमोरी से फेच करने को सेम इंस्ट्रक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए मेन मेमोरी वही फ्रिक्वेंटली बार बार जो सीपीयू यूज़ कर रहा है इंस्ट्रक्शन उसको स्टोर कर देता है। कहाँ पर? कैश मेमोरी में। तो कैश मेमोरी वो टाइप की मेमोरी होती है जो होल्ड करती है वो टाइप का डेटा जो कि फ्रिक्वेंटली सीपीयू यूज़ कर रहा है। और जो एक्सेस टाइम होता है उस डेटा को एक्सेस करने का, फेच करने का टाइम वो कम होता है एज़ कंपेयर टू मेन मेमोरी। तो वो जल्दी से उस डेटा को फेच करता है और एग्जीक्यूट कर लेता है। फिर कैश मेमोरी के बाद आती है हमारी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जिसे आप प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, दो टाइप की होती है। एक होती है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है आपकी रोम, दैट इज़ द रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद मेन मेमोरी के बाद आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जिसमें आपकी मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स वगैरह सब आ जाती हैं। अगर हम अब इस हायरार्की को देखें तो हम देखते हैं कि सबसे फास्टेस्ट जो होती हैं वो होती हैं रजिस्टर्स, उनके बाद होते हैं हमारी कैश मेमोरी, देन मेन एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी होगी। तो कॉस्ट में भी देखा जाए तो रजिस्टर मोस्ट कॉस्टली होते हैं एज़ कंपेयर टू अदर मेमोरीज। अब इन टर्म्स ऑफ साइज़ देखा जाए तो साइज़ में सबसे बड़े होते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी। साइज़ में देखा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी, फिर मेन मेमोरी। तो साइज़ में ये डेटा ऊपर जा रहा है आपका, नीचे से ऊपर। सेकेंडरी, मेन, कैश एंड रजिस्टर स्मॉलेस्ट होते हैं ऑफ द साइज में। और एक्सेस टाइम होता क्या है? एक्सेस टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जो सीपीयू लगाता है डेटा को फेच करने के लिए मेमोरी में से। तो एक्सेस टाइम देखा जाए तो सबसे कम एक्सेस टाइम जो लगाता है वो होते हैं आपके रजिस्टर्स, क्योंकि रजिस्टर्स जो होते हैं वो विद इन द सीपीयू होते हैं, इसलिए वहाँ से डेटा फेच करना सबसे इजी और जल्दी होता है। उसके बाद आपके कैश मेमोरी आती है, फिर मेन, और सेकेंडरी में सबसे टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी का होता है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम मेमोरी और उसके टाइप्स पढ़ेंगे।